हैं आज के फोकस की। देश में विकास के साथ मूलभूत बुनियादी सुविधाएं और लोगों के रहने की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने पिछले एक दशक में मिशन मोड में काम किया है। अलग अलग योजनाओं के जरिए शहरी विकास को बढ़ावा मिला है, जिस वजह से साल 2023 में आवासीय घरों की बिक्री अभी तक सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार का फोकस रहा है, जिस वजह से कई योजनाओं के जरिए देश में बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूती मिल रही है। शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए और रहने की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल में अमृत मिशन यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की। इन योजनाओं के केंद्र में विशेष रूप से वंचितों और गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही परिवारों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और सुविधाओं का निर्माण करने पर जोर दिया गया। यही वजह है बेहतर होते बुनियादी ढांचे के विकास की वजह से इस सेक्टर में अब प्रगति देखने को मिल रही है। साथ ही संसद के बजट सत्र में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया कि आवासीय घरों की बिक्री 2023 में सबसे ज्यादा रही है। Growth in housing sales in cities has been particularly impressive, indicating that urban households are diversifying the deployment of their savings. In 2023, residential real estate sales in India were at their highest since 2013, witnessing a 33% year-on-year growth with a total sale of 4.1 lakh units in top 8 cities. बजट 2024-25 में भी शहरी आवास सेगमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था। सरकार 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों को विकसित करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें से केंद्र सरकार 2.2 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत किफायती दरों पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भी ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल से भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि साल 2023 रियल एस्टेट के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शहरी विकास पर भी लगातार सरकार का जोर रहा है और किस तरीके से अलग अलग योजनाएं जो हैं उनमें हमने देखा है कितना विकास मिला है, कैसे विकास को गति मिली है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुधीर कृष्णा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत आपका सुधीर जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं अमृत मिशन की बात की जाए, स्मार्ट सिटी की हम बात करें या जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात की जाए, अब से पहले इस तरह की योजनाएं नहीं थी और करीब एक दशक में हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो विकास है उसको रफ्तार मिलती हुई नजर आई है। शहरों के विकास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अर्बन माइग्रेशन बहुत बढ़ रहा है जी। अब से ही शहरी जो जनसंख्या है, लगभग 40 करोड़ रहते हैं लोग शहर में। ये बहुत बड़ी संख्या है, 40 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है। और लगभग 5000 शहरों में, यानी कहते हैं कि शहर जो हैं वो केवल 3% ऑफ द लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन 40% ऑफ द पॉपुलेशन, हमारे 35% से लेकर 40% के बीच की हमारी जनसंख्या जो है वो शहरों में है जी। तो इसमें शहरों में काफ़ी दबाव है विकास का। वो पिछले 10 वर्षों में जो आपने जैसे कहा कि बहुत सी योजनाएं आई हैं। अमृत जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है बड़े शहरों के लिए। इसके पहले JNNRM प्रोग्राम था, उसको आगे बढ़ाते हुए सुधार करते हुए अमृत प्रोग्राम जो आया है, इसमें अब बहुत अच्छे कार्यक्रम आए हैं पीने के पानी के लिए और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जो यूज्ड वाटर के रिसाइकलिंग के लिए, ग्रीनरी को यानी पार्क और जो ओपन स्पेसेस हैं, ग्रीन स्पेसेस हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी बस सिस्टम है या और भी शहर के रास्ते हैं। आप पैसे की बातें तो आप कहें कि इस समय शहरों को पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और शहर हैं, उनके लिए सरकार की ओर से पैसे की व्यवस्था काफ़ी की जा चुकी है।
अब ये सवाल है कि उसका सदुपयोग करना जी और कन्वर्जेंस यानी अलग अलग योजनाओं को आपस में बांध के जो मैक्सिमाइज करना बेनिफिट है। और लोकल समस्याओं को, जैसे मान लीजिए रोड तो बना दी गई, लेकिन गड्ढे भरने के लिए तो भारत सरकार पैसे देगी नहीं, वो तो म्यूनिसपैलिटी को करना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल, क्योंकि ड्रेनेज कहीं ना कहीं सफाई जो का काम ये जो विषय है राज्य सरकार के पास भी रहता है और उसके बाद लगातार देखा यही जाता है कि किस तरीके से जो विकास है उसको गति मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो साल 2023 में हमने देखा कि रियल एस्टेट के लिए अभी तक का सबसे बेहतर साल इसको बताया जा रहा है। तो क्या किस तरीके से सुधीर जी आप इसको देखते हैं, क्योंकि जब विकास जिस रफ्तार से हो रहा है उस वजह से ही यहाँ भी एक इस सेगमेंट में ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रही है? देखिए, रियल एस्टेट के दो सेक्टर हैं, एक है अपर सेगमेंट और दूसरा है मिडिल इनकम और लोअर इनकम ग्रुप। जी तो अपर सेगमेंट के लिए तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, उसके रिपोर्ट भी आई हुई है। लेकिन जो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप है उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। जी जो PMAY योजना है उसके तहत पिछले 10 सालों में 85 लाख घर बना के दिए जा चुके हैं। जी और ये आने वाले 10 सालों के लिए आपने बताया, जैसे 1 करोड़ घर बनाने की योजना बनाई गई है। 10 लाख करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। जी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके जिसमें भारत सरकार ही 2.2 करोड़ देगी, 2.25 करोड़ लगभग भारत सरकार देगी और बाकी जो है वो राज्य सरकारें और बेनिफिशियरी अपना देंगे। तो जैसा है ये कि शहरों में किसी को घर की दिक्कत नहीं रह जाएगी। अब अगर योजनाओं को राज्य सरकारों ने अपनी हिम्मत से और अपनी सूझबूझ से चलाया, जो भारत सरकार की जो फंडिंग है और जो विजन है जी उसको किया। बाकी अपर सेगमेंट के लिए तो अच्छा चल रहा है, प्लानिंग की ज़रूरत है, लोकल प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकारों को देना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना तो जो अपर हायर इनकम ग्रुप है वो खुद ही कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट दिक्कत की ज़रूरत नहीं। लेकिन मिडिल इनकम और लोअर इनकम के लिए सरकार की PMAY योजना है, ये बहुत काम की है। और एक और उसमें ख़ास बात इस बार ध्यान दिया गया है कि रेंटल हाउसिंग के लिए, जी यानी कि जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं बड़े बड़े, जहाँ वर्कर्स गांव से आते हैं और वो कहाँ रहें, तो वो झुग्गियों में जाके रहते हैं। उसके लिए जो है उसके लिए अपार्टमेंट्स बना के सिंगल रूम अपार्टमेंट को रेंटल हाउसिंग की तरह से बनाना, ये जी बहुत विजनरी काम है। और अगर इसका लाभ राज्य सरकारें और इंडस्ट्री सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्रियल जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, अगर वो इसका लाभ उठाएं तो उनका भी भला होगा, क्योंकि वर्कर अगर उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट के पास में रहेंगे जी तो वो समय से आएंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जी वर्कर का भला ये है कि उनको आने जाने में और रहने में पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। तो योजना बहुत अच्छी है और इससे डेफिनेटली इंडस्ट्री का भी भला होगा, शहरों का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर जब हम देखते हैं इसके ज़रिए जो रोज़गार सृजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की भी अगर दोनों की मिलकर हम बात करें तो इसमें भी हमने देखा कि लाखों लोगों को जो रोज़गार है उसके अवसर मिले थे। किस तरह से जो रोज़गार के अवसर हैं वो ऐसे में बढ़ जाते हैं सुधीर जी? 2 तरह से बढ़ते हैं। देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि जो वर्कर हैं अगर उनको पता चला कि उनको घर की व्यवस्था मिल जाएगी रेंटल हाउसिंग में लो रेंट पर, तो वो और खुशी से आएंगे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और दूसरा ये है कि ये घर बनाने के लिए ही अगर आप 1 करोड़ घर बनाने में कितने लोगों को, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। घर बनाने के जो वर्कर्स हैं, मेसन्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, इनको भी बहुत बड़ी तादाद में इनको भी अपने रोज़गार का मौका मिलेगा। और जब ये दोनों संस्थाएं ठीक से काम करेंगी, दोनों व्यवस्थाएं काम करेंगी, तो लोग आएंगे, लोगों के लिए जो है। और जो सेकेंडरी जो होता है, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा तो उस पर ट्रेडिंग बढ़ेगी, ट्रेडिंग बढ़ा तो बिजनेसमैन बढ़ेंगे, बिजनेस का काम बढ़ेगा। तो इस तरह से एक साइकिल जो है, साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। जी बिल्कुल। और इसमें शायद एक और कारक हम देख सकते हैं, क्योंकि जैसा अगर खासतौर से बिल्डिंग मटेरियल की अगर बात की जाए और उसमें भी सबसे ज़्यादा सीमेंट और स्टील के अगर हम देखें जो कि एक बड़ी भूमिका निभाते हैं अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने में, तो उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। अवश्य सीमेंट, स्टील और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, साथ साथ में छोटी बड़ी चीज़ें आप देखिए, जो बिजली के सामान हैं, प्लम्बिंग के सामान हैं, उनको बनाना, उनको बेचना, तो ये एक चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी जी। और जो है अगर बस छोटा स्टेट्स को ध्यान ये देना है कि अर्बन प्लानिंग को ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि ये घर बने और उनके लिए कनेक्टिविटी वाटर सप्लाई की ठीक से है कि नहीं, या ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं, या रोड की कनेक्टिविटी है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सभी के लिए योजनाएं हैं। अगर वो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके बनाएंगे, बस सर्विसेज चलने लगी मान लीजिए, तो बस सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल छोटे मोटे या बड़े जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अस्पताल बना दें, स्कूल की व्यवस्था कर दें, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक शहरों की हालात बदल जाएंगी अच्छे ढंग से और बेटरमेंट। जी।
और शायद यही सुधीर जी, जब एक स्मार्ट सिटी की जब परिकल्पना की जाती है या एक छवि जो जहन में उतरती है, वो शायद इस तरह की कि जहाँ पे तमाम ये सुविधाएं और उसके लिए ज़रूरी कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास होना चाहिए, और सरकार ने उसी दिशा में सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जी आपने ठीक कहा, और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी में स्मार्टनेस की बात भी ऐड हो गई। जो जी स्मार्ट सिटी डिजिटल मिशन है, जो इस बार बजट में भी मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका उल्लेख किया है, स्मार्ट सिटी डिजिटल मिशन के लिए भी पैसे के प्रोविजन किया गया है। यानी कि जो म्यूनिसपैलिटी के रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, उनको डिजिटाइज करके उनको एक जगह रखा जाएगा, जिससे एक्सेस विल बी इजी। प्रॉपर्टी टैक्स में भी सुधार होगा, उसके मिलने में जनता का भला होगा। यानी जी कि उनको कोई डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो एक्सेस खुद कर सकते हैं, और म्यूनिसपैलिटी से मांगेंगे तो इन नो टाइम, एक छोटे से समय में ही म्यूनिसपैलिटी उनको ऑनलाइन उपलब्ध करा सकती है। तो डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नेंस एंड म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स, ये बहुत बड़ी एक योजना है, जिसमें कि अगर राज्य सरकारें उसको सीरियसली ले रही हैं, बहुत से शहरों में ये काम आगे बढ़ चुका है और अच्छा हो रहा है, लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है। यानी आपको एक टैक्स जमा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन टैक्स जमा करिए, अपनी प्रॉपर्टी का स्टेटस देख लीजिए, प्रॉपर्टी में कोई चेंज करना, यानी कि आपने घर खरीदा या बेचा तो उसको अपडेट करना है, आपको ओनरशिप के डेटा, वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकेंगे। तो कितनी सहूलियत हो गई आप देखिए, वरना दिन भर निकल जाता है म्यूनसिपल ऑफिस में जाना और आना, एक बड़ा काम है, अब आप घर बैठे कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है। जी बिल्कुल सुधीर जी, लेकिन जो मोमेंटम अभी तक बना है, या 2023 की बात की जाए जिसमें हमने देखा जो आवासीय बिक्री है घरों की वो सबसे ज़्यादा रही, तो क्या इस वर्ष भी हम मान सकते हैं कि यही जो रफ्तार है आगे नज़र आएगी? ये रफ्तार आगे बढ़ती रहे, क्योंकि देखिए कोविड में हमें जो हमें सदमा लगा था इकोनॉमी को, उसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आया, और अब उससे हम बाहर निकल चुके हैं, और अब हम निकले हैं विद ए बैंग। अब हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना हो रहा है, $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट बढ़ता जा रहा है। तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर पर। इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। अब ये हमें देखना है कि लोग गांव से शहर और आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेचुरली शहरों की तरफ ही होंगी। मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, जो भी वो इधर होगा। तो लोगों के आने के लिए शहरों को तैयार करना बहुत आवश्यक है। तो जो योजनाएं हैं, जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्मार्ट सिटी मिशन है, अमृत है, और जो दीनदयाल उपाध्याय जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, और ये सभी योजनाओं को समन्वित करते हुए एक शहरों के लिए प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। जी, और उस पर भी अब हम देख सकते हैं जो योजना है उस पर लगातार बेहतर ढंग से क्रियान्वयन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार विकास की जो रफ्तार है वो तेज बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से शहरी विकास पर लगातार सरकार का फोकस रहा है, और आइए अब आप नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों।